स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। बंगाल में अंतिम चरण का मतदान अब बस थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। बंगाल चुनाव में इस बार किसकी होगी सरकार और कौन करेगा बंगाल पर राज? बाकी 4 राज्यों के वोटर्स का क्या मूड है, इसको लेकर इंडिया न्यूज और जन की बात देश का सबसे सटीक एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ा सैंपल साइज और सबसे सटीक सर्वे हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं हमारे सहयोगी प्रदीप भंडारी के पास। प्रदीप भंडारी के पास चले, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में 8वें और आखिरी चरण का मतदान पूरा हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक 68.46% वोट्स थे। 4 जिलों की 35 सीटों पर डाले गए वोट। मुर्शिदाबाद और वीरभूमि की 11-11 सीटों पर मतदान हुआ है। मालदा की 6 और कोलकाता की 7 सीटों पर हुई है वोटिंग। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि जो वोटिंग का प्रोसेस है वो लगभग खत्म हो चुका है। सैंपल साइज सबसे सटीक आप कह सकते हैं एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। हर सीटों का हाल बताएंगे। मिजाज क्या था, कैसे ये सर्वे किया गया, क्या आंकड़े थे, किन लोगों की क्या मंशा थी, क्या मोदी मैजिक चला है, इस पर भी बातचीत करेंगे। विकास का एजेंडा कितना था, कितना नहीं था, इस पर भी बातचीत करेंगे। असम में क्या हुआ, केरल में लेफ्ट को एज है, पुडुचेरी में क्या नारायण स्वामी को हटाने के बाद कांग्रेस कमजोर हो गई, एक बार एनडीए की वापसी हो सकती है पुडुचेरी में, ये सब आपको बताएंगे। बस थोड़ी देर का इंतजार करिए इंडिया न्यूज पर। सबसे सटीक सबसे बड़ा एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। बिल्कुल पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। गुरजेश शेख होंगे, प्रेम कुमार जी होंगे, अनुज अत्री जी होंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, सौमेंदु मुखर्जी भी होंगे, सुंदर बालकृष्ण भी होंगे, राहुल रोशन भी होंगे, ऋषि बागरे भी होंगे, साथ ही साथ विश्वदीप देव भी होंगे। लेकिन इस समय प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, कई चुनाव आपने देखे होंगे, लेकिन इस बार का जो बंगाल का चुनाव था, 5 जगह चुनाव था, 4 राज्यों में, 1 यूटी में, लेकिन जो बंगाल का चुनाव इस बार हम लोगों ने देखा, शायद ही पहले कभी ऐसा चुनाव हुआ हो। जी रजत जी, आप ऐसा बोल रहे हैं या और हम सब ऐसा फील कर रहे हैं, तो इसका कारण इलेक्शन कैंपेन के नेचर में आया बदलाव, वहाँ पोलराइज होने की नई प्रवृत्ति दिखना, ये सारी चीजें, चुनाव रैली में खुलकर धर्म का प्रयोग होना, कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका तोड़ा जाना, खुद चुनाव आयोग के लिए इसके लिए फटकार लगी, इन सारी चीजों के लिए माना जा रहा है कि ये चुनाव अलग है। एक बात मैं कहना चाहता हूं रजत जी कि जनता दुखी है, देश की जनता की मैं बात कर रहा हूं, और ये इसलिए कह रहा हूं कि हर इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी दिखती है। फर्क क्या है कि स्टेट के लिए एंटी इनकम्बेंसी और सेंटर के लिए एंटी इनकम्बेंसी, इसमें जनता को चूज करना पड़ रहा है। तो इसमें कौन एंटी इनकम्बेंसी कितना भारी पड़ता है, इसी से परिणाम देखेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी? क्योंकि एक जो सवाल बार बार जहन में आता है कि उनके अपने लोग, और एक बड़ी फेरिस्त है इसकी, वो डायरेक्ट आप कहते हैं होलसेल डिफेक्शन जिसको नाम दिया गया, वो बीजेपी में गई और बीजेपी से चुनाव भी लड़ रही। देखिए, डिफेक्शन को कभी भी इस रूप में नहीं लिया जा सकता कि वो एंटी इनकम्बेंसी को दिखा रहा हो। एंटी इनकम्बेंसी तो जनता दिखाती है निश्चित रूप से, और मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी सरकार के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी मैंने पहले भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है। और जनता, मुझे ये चुनाव जो है मोदी की हार और मोदी की जीत के रूप में देखा जाएगा। पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखकर मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी हारेंगी कि जीतेंगी ये एक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप सीधे चलते हैं प्रदीप भंडारी के साथ। जन की बात और इंडिया न्यूज से बड़ा सैंपल सर्वे है, क्या कहता है, एक बार प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज़रूम से।
प्रदीप, सवाल सबसे पहले कोई भी सर्वे होता है तो लोग जानना चाहते हैं सैंपल सर्वे कितना बड़ा है, टीम्स कहां कहां गई, मॉडस ऑपरेंडी क्या था। प्रदीप, सर्वे के बारे में बताइए, सैंपल सर्वे कितना बड़ा है और कितना समय आपको लगा और क्या क्या दिक्कतें आई, क्योंकि कोविड का माहौल था, इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी इतने बड़े पैमाने पर यह काम करना। बिल्कुल रजत, इसके अंदर मेरे पास एग्जिट पोल का पूरा डेटा है और मैं प्रेम कुमार जी को सुन रहा था, जिस तरीके से प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि कैसे ये मोदी की हार और मोदी की जीत के बीच में होगा, और बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त देश के अंदर कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है, पर साथ में रजत जमीन पर वोटर जो है वो फेस शील्ड पहनकर, मास्क पहनकर 70% वोट भी दे रहा है। तो क्यों वोट दे रहा है, ये देश की जनता को भी जानने की जरूरत है। मैं आपके पास पहुंच रहा हूं 40,000 के सैंपल साइज के साथ में पिछले 3 महीने में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी टीम के साथ घूमने के बाद 5 राज्यों के अंदर आप तक एग्जिट पोल लाने वाला हूं। तो मैं आपके पास आता हूं, बाकी आप प्रेम कुमार जी के साथ करिए, मेरे मित्र हैं प्रेम कुमार जी, हमारे पास इसके अंदर सेकंड फ्लोर पे है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लिफ्ट से आप आइए और -1 आप पहुंचेंगे, आपका इंतजार रहेगा और साथ ही इंतजार रहेगा इस ब्रीफकेस का जो इस वक्त आपके साथ है। इस ब्रीफकेस का हमारी नजर होगी क्योंकि ब्रीफकेस ही बताएगा कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली। प्रेम कुमार जी, मोदी मैजिक या पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, मोदी मैजिक या ममता जो स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज है बचा ले जाएंगी? देखिए, मुझे यकीन है कि ये चुनाव, जो मैंने पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी जी की जीत और नरेंद्र मोदी जी की हार के ही रूप में इस चुनाव को याद रखा जाएगा। और ये जो फाइट हुई है, जिस तरीके से पहले 3 चरण में वोट का प्रतिशत 80% से ज्यादा रहा और बाद के 5 चरणों में 80% से कम रहा, ये मैं मानता हूं कि शुरुआती 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट दे रही थी, इसलिए वोट प्रतिशत ज्यादा था। उसके बाद वो कंटेस्ट से बाहर हुई और चूंकि वो बाहर हुई इसीलिए उनको कोरोना याद आया, अदरवाइज उनको कोरोना याद नहीं आता। प्रेम कुमार जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट फेजेस में आप देखिए कि प्रचार नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं गए, उन्होंने एक वर्चुअल रैली करी, बाकी लोग भी नहीं गए। तो क्या आप इसको मानते हैं कि ये एडवांटेज ममता होगा, जो 3 फेज लास्ट के थे? ये ऑब्वियस एडवांटेज है, सिर्फ ममता ही नहीं। मैं तो अंतिम फेज का, जो अंतिम 2 चरणों का जो चुनाव हुआ है, इसमें टीएमसी के अलावा लेफ्ट और कांग्रेस को भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देख रहा हूं। ठीक है प्रेम कुमार जी, आपको 1 मिनट रोकेंगे। गुलरेज शेख साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, साथ ही साथ तौसीफ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, पिछली बार बात हो रही थी तो हम कोविड की बात कर रहे थे, इस बार आपने कहा था कि आप थोड़ा साइंस भी हैं क्योंकि डॉक्टर भी हैं, लेकिन अब जो भी बात होगी शुद्ध विशुद्ध राजनीतिक होगी। गुलरेज भाई, मोदी एक बड़े चेहरे के रूप में बंगाल में, जहां बीजेपी के पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, अगर यह कहना कि बीजेपी के पास नहीं था, हां लोकसभा में सीट्स आई थी, आपने एक्सपेंशन किया, मेहनत करी, प्रचार किया, सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि चेहरा अगर कोई था बंगाल में तो सिर्फ मोदी। चुनाव होते हैं, एक चुनाव होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं और दूसरा चुनाव होता है जो खुद जनता लड़ती है। और मैं जो बंगाल का चुनाव है, जिस नजरिए से देख रहा हूं कि इस बार चुनाव बंगाल के बदलाव के लिए, एक चेंज के लिए, एक विकल्प के लिए बंगाल की जनता ने लड़ा है। और उसमें डेफिनेटली एक चेहरे के रूप में आप कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े नेता के रूप में, क्योंकि हमारा यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री हमारे दल से हैं, हमारे नेता हैं जो दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, तो वो डेफिनेटली एक चेहरा तो रहते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो चुनाव लड़ा गया है, बंगाल की जनता ने बंगाल के लिए, बंगाल के भविष्य के लिए लड़ा है, सोनार बांग्ला बनाने के लिए लड़ा है। और आप देखिए कि हम शुरू दिन से जो बात कह रहे हैं, आज भी मैं यही कहूंगा, और मुझे लगता है भी आपके जो पोल्स आएंगे बाहर तो उसमें भी यही दिखेगा कि बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है। हम शुरू से कह रहे हैं 200 के आसपास, हो सकता है कि 5-10 सीटें इधर उधर हो, लेकिन आपको एग्जिट पोल में भी यही दिखेगा। ठीक है, एग्जिट पोल जन की बात के साथ थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे आंकड़े क्या है, सबसे बड़ा एग्जिट पोल। तौसीफ जी हमारे साथ हैं। तौसीफ जी, जो बार बार बात हो रही थी, ये बात हो रही थी कि पश्चिम बंगाल में बार बार ये लोग कह रहे थे कि बहुत कम्युनलाइज हो गया है चुनाव, इसलिए बीजेपी को बहुत एक एडवांटेज था बंगाल के अंदर।
देखिए रजत जी, ऐसा है कि हमारे बंगाल में ना ये वोट पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम एकता फेकता की बातें नहीं होती हैं। अभी जब से चुनावी माहौल बंगाल में आने लगा तो वापस से ये रिलीजन को लेकर रिलीजन कार्ड खेलने लग गए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बड़े आराम से और प्यार से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बात सुनिए सबकी, मगर 2 तारीख को आप देखिएगा खेला कैसे होता है और किसको बोलते हैं। खेले पे हमारी नजर होगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ा खेला हम आपको बता रहे हैं। कौशिक जी वापस आऊंगा आपके पास, प्रेम जी आपके पास भी आऊंगा, गुलेश जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ प्रदीप भंडारी पहुंच चुके हैं। और प्रदीप, इंतजार उसी बक्से का है जो आपने दिखाया था। सारी आप कह सकते हैं जो नजरें हैं उसी बक्से पर है कि बक्सा पिटारा कब खोलेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल रजत, आप सही बात कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से हम ये एग्जिट पोल को उस वक्त कर रहे हैं जब देश के अंदर कोरोना महामारी है। दोस्तों, ये एग्जिट पोल का वजन इतना है कि ये चेयर भी नहीं झेल पा रही है और ये कागजों का वजन इतना है, तो आप सोचिए कि नतीजे कैसे होंगे। दोस्तों, ये ब्रॉडकास्ट मैं और रजत के साथ इनफैक्ट मैं खुद मास्क पहनकर कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त देश के अंदर महामारी का दौर चल रहा है। इनफैक्ट जितना समय मैं बंगाल, असम और बाकी राज्यों में अपनी टीम के साथ घूमा, मैंने ये देखा कि किस तरीके से एक वोटर कोरोना महामारी के बीच में मास्क और सैनिटाइजर पहनकर भी 70% से ज्यादा वोटिंग करता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और हम देश में जानते हैं कि इस महामारी को हम सबको मिलकर लड़ना है और हमारा ये इंडिया न्यूज का और जन की बात का ब्रॉडकास्ट भी इन्हीं परिस्थितियों के अंदर हो रहा है। और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, कि जब मैं एक वोटर से बंगाल के अंदर बात करता हूं, आप सब पूछेंगे, कई लोग बोलते हैं कि क्यों चुनाव हो रहा है, क्यों किस तरीके से चुनाव के वक्त, कोरोना के वक्त चुनाव की बात हो रही है। मैंने बंगाल के अंदर एक वोटर से बात की, उसने कहा कि हमार वोट अनेक दाम, मतलब मेरे वोट का महत्व बहुत है और मैं फेस शील्ड पहनकर भी पोलिंग बूथ पर आऊंगा। तभी आप देखें कि 85% तक वोटिंग हो रही है। तो ये दोस्तों जो सेंटिमेंट है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिमेंट है, संवैधानिक सेंटिमेंट है, इसको रिस्पेक्ट करते हुए ये ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। और एक चीज मैंने भी ये देखी, जमीन पे भी लोगों ने बोला कि हाँ, इस वक्त देश के अंदर समस्या है, हाँ महामारी के रिस्पेक्ट में बेड्स की कमी है, सरकारें जो है वो जूझ रही है। पर दोस्तों, ये लड़ाई कोई सरकार विपक्ष की नहीं है, ये हमारी है, हम एज इन इंडिया की है। और कई लोग इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये सोच रहे हैं कि ये देश इस महामारी के दौर में हार जाएगा या इसको कमजोर कर दिया जाएगा। ये देश बहुत मजबूत है दोस्तों, मुझे पता है। इनफैक्ट मैं खुद अपने करीबी को इस कोरोना महामारी में खो चुका हूं। मैं इस दर्द को समझता हूं, रजत जी भी इस दर्द को समझते हैं, प्रेम कुमार जी भी इस दर्द को समझते हैं। पर साथ में हमारा एक दायित्व भी है। जब एक सीआरपीएफ का जवान अपने दायित्व को निभाता है, जब एक पोलिंग ऑफिशियल अपने दायित्व को निभाता है, जब एक डॉक्टर अपने दायित्व को निभाता है, तो मुझे लगता है कि अगर हम सब समाज में अपने दायित्व को, अपनी ड्यूटीज को मास्क पहनकर पालन करें और सरकारों से सवाल पूछें कि क्यों हॉस्पिटल बेड की कमी है। पर हां दोस्तों, सरकार से सवाल जरूर पूछना चाहिए, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि इस कठिन दौर के अंदर हम अपने राजनीतिक एजेंडे की रोटी ना सेकें, क्योंकि अगर इस कोरोना महामारी में हम हारेंगे तो हम सब मिलकर हारेंगे और जीतेंगे तो हम सब मिलकर जीतेंगे। और इसी सेंटिमेंट को ध्यान में रखकर दोस्तों, आज हम कोरोना महामारी के दौर के अंदर वोटर के सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए, जिसने 70% से ज्यादा अलग अलग राज्यों में वोटिंग की, हम इस ब्रॉडकास्ट को ला रहे हैं इंडिया न्यूज और जन की बात के साथ में। बिल्कुल रजत जी, तो आपने देखा, रजत जी आपने बिल्कुल कहा कि इस कोरोना महामारी के दौर में हो रहा है, पर ये इसमें मेरे पास सब नतीजे हैं। प्रदीप जी ले लूं पहले ही आपसे अगर आप अभी से ले लेंगे तो आपके डायरेक्टर आपको बोलेंगे कि बाद में व्यूअर कैसे बैठेगा। व्यूअर बैठ जाएगा प्रदीप, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा होती है। अब मैं थोड़ा समझना चाहूँ, क्योंकि आपने बताया एक मुश्किल दौर था, आप कोलकाता में थे, लोगों से आप मिलते थे, सैंपल साइज आपका बड़ा था। ऑन फील्ड जब आप चलते थे तो मुद्दे इस बार क्या थे? क्या कोविड भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि कोविड के दौरान ये सारे पोल्स हो रहे हैं? और दूसरी चीज, क्या आपने कहा कि हाँ लोग आए बाहर पोल करने, क्या लोग भी भयभीत थे कोविड से? उसके बाद आपने बताया शील्ड्स पहन के आते थे, मास्क लगा के आते थे, लेकिन कहते थे कि मेरी वोट की ताकत है, मैं वोट डालने जाऊंगा। शायद तभी इतना लंबा परसेंटेज जो है वोटिंग का दिखा है हमको राज्यों में। जब आप लोगों से मिलते थे तो क्या कोविड को उन्होंने इशू माना है इस पूरे चुनाव में? रजत जी बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए मैं आज के वोटिंग के नतीजे लेके आया हूं। और आज के खुद के फेज में रजत जी 76.07 वोटिंग हुई है, मतलब 70% से ज्यादा, मतलब लोकसभा से ज्यादा रजत जी
दर्शक वोटर जो है वो निकला है। सबसे कम वोटिंग जोरासांको के अंदर हुई है, जो है 48.45% जो आंकड़े हमारे पास हैं, पर ओवरऑल जो वोटिंग हुई है वो 76.07 है। क्योंकि रजत जी वोटर कहता है कि मैं कोविड के अंदर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करूंगा, फेस शील्ड पहनूंगा, ग्रामीण इलाकों में पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, 7वें और 8वें फेज के ग्रामीण इलाकों में जहां 80% ज्यादा वोटिंग हुई है, पर मुझे वोटिंग का अवसर सिर्फ 5 साल में एक बार मिलता है, इसीलिए मुझे वोट देना है। क्योंकि मेरे पास जो आसपास मुद्दे हैं जिससे मैं झेल रहा हूं, जिनको मैं मानता हूं, अब आसपास जो देखता हूं वो इंपॉर्टेंट। और एक सेइंग जो है रजत जी, जो मेरे दिमाग में अभी तक स्टे करी, जो बांग्ला में कहते हैं आमार वोट अनेक दाम, मतलब मेरे वोट का इतना अहम महत्व है, उसी से मैं पूरा सेंटिमेंट समझ सकता हूं, जो शायद सब नहीं बैठे। ठीक है, अब एक लंबा चौड़ा पैनल भी है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही साथ गुलरेज शेख साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ जी हैं कोलकाता से जुड़ रहे हैं, और अरुण अत्री जी हैं कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ शुभेंदु मुखर्जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुंदर बालकृष्णन, राहुल रोशन, ऋषि बारगे और विश्वजीत दा भी हमारे साथ होंगे। प्रेम कुमार जी, आप देखिए जो ब्रीफकेस है छोटा ब्लैक वाला, प्रेम कुमार जी वो आ चुका है, अभी हम खोलेंगे नहीं, जब समय होगा तभी खोलेंगे, बार बार देखते रहिए। इसी ब्रीफकेस में है कि 2 तारीख के रिजल्ट क्या होंगे, सबसे सटीक सबसे बड़ा सर्वे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। प्रेम कुमार जी, कोविड की बात प्रदीप कर रहे थे कि हाँ भाई कोविड था, लेकिन उसके बाद शील्ड थी, लोग कहते थे कि हाँ हमारे वोट की कीमत है, तो वो कीमत का बिहाफ क्या लगाया जाए? एक बंगाल की अपनी अस्मिता है, आप उसको उससे हट नहीं सकते, बंगाल की अपनी अस्मिता है, और स्ट्रीट फाइटर ममता है, जो बात हम लोग पहले कर रहे थे। दूसरा एक बड़ा कैनवस है बीजेपी का, स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी। बिहार चुनाव में हमने देखा था, लोग कहते थे नीतीश हार जाएंगे, लोग कहते थे बीजेपी नहीं चल रही है, तेजस्वी की हवा है, लेकिन हवा पलट गई। क्या वही चीज काम कर रही है बंगाल के अंदर जो बिहार में था? प्रेम कुमार, देखिए रजत जी, प्रदीप जी लगातार फील्ड में रहे और ट्वीट्स भी करते थे, पूरी दुनिया को बताते भी थी कि वो किस जगह पे हैं, क्या हैं, लोगों से बात करते थे। मैंने उनको पूरा देखा है, फॉलो किया है, और हर कंस्टिट्यूएंसी में ये घूमे हैं, और पुराना भी अनुभव है हमारा प्रदीप जी के साथ में। तो इनका जो प्रेडिक्शन है एग्जिट पोल का, तो मुझे यकीन है कि एक बार फिर वो सही साबित होगा। लेकिन इस दौरान जो इन्होंने फीलिंग्स रखी है मतदाताओं की, आप इमेजिन कीजिए कि मतदाता वोट देना महत्वपूर्ण मान रहा है, अपनी वोट की को बेशकीमती मान रहा है, और इतनी जान की परवाह किए बगैर वोट दे रहा है, तो समझिए कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, जो प्रदीप जी बता रहे हैं। तो ये जो चुनाव है इस मायने में भी महत्वपूर्ण है। वो तमाम चुनौतियां तो है, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम कुमार जी, देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए जहां एक तरफ नाक का सवाल है, पहली बात, दूसरी बात, इसको टर्निंग पॉइंट भी देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उस किले को भेदने के लिए निकली है जो किला सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं अगर इस समय क्षेत्रीय राजनीतिक छत्रव है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप देखिए पवार साहब वहां पर सरकार जरूर चला रहे हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है। ममता क्षेत्रीय छत्रव विपक्ष के रूप में एक बड़ा चेहरा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बंगाल पर सबकी नजर है, यानी बंगाल अगर बीजेपी जीतती है तो देश में एक, आप कह सकते हैं जो असंतुष्ट लोगों की एक आप कह सकते हैं तादाद बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रदीप, मैं कहना चाहता हूं रजत की बंगाल पे सबकी नजर इसीलिए क्योंकि मीडिया ने सबसे ज्यादा नजर बंगाल पे रखी, और साथ में बंगाल से देश की राजनीति भी काफी इंफ्लुएंस होगी, क्योंकि अगर बीजेपी बंगाल के अंदर सरकार बना लेती है तो उससे एक नेशनल पॉलिटी 2024 के पहले इफेक्ट होने वाली है। और बंगाल का जो कैंपेन, उसमें 2 बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर्स नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है वो हेड टू हेड गए। इस बार जो रजत एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग करीबन 40,000 के सैंपल साइज के साथ आ रहे हैं, और इस वक्त क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, तो हम लोग जो आंकड़े हैं, जो ये आंकड़े हैं हमारे पास, वो 7:30 बजे तक हम रिलीज नहीं कर सकते, पर हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार पैनल को, और मैं चाहता हूं जनता को, कि जनता अगर आप हमारे जो हैशटैग है, उस हैशटैग पे आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें कौन सी पार्टी की कौन से राज्य में आएगी, उस पे आ सकते हैं। हमारे साथ में अगर पैनल जुड़ रहा है, हम उसको दिखा सके। हमारे साथ ऋषि बागरी जुड़ रहे हैं, शुभेंदु मुखर्जी जुड़ रहे हैं, सुंदर बालकृष्णन, राहुल रोशन जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आपको ही पोस्टर बना देता हूं मैं। सबसे पहले मैं अगर देख पा रहा हूं यहाँ पे राहुल रोशन, आप अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका क्या आंकड़ा है, कौन से राज्य का, बंगाल के अंदर क्या देख रहे हैं राहुल रोशन क्या कहेंगे? राहुल रोशन का अभी हमारे पास वीडियो जो है वो नहीं है।
एक बार अनुज अत्री के पास चलते हैं। अनुज, थोड़ी देर में हम आपको मैजिकल फिगर्स दिखाने वाले हैं। बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल का, कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ अलायंस किया है। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि चर्चा यही है कि ये चुनाव जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। केरल और असम में आपका प्रेडिक्शन क्या है अनुज अत्री जी? अगर मैं आपने जो बाद वाला प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब देता हूं। असम की अगर बात की तो असम में एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये तमाम लोग जो है इस बात को जान चुके हैं। तमाम जो राजनीतिक पंडित सब लोगों ने घोषणा कर दी। मुझे लगता है कि अभी आपका भी जो प्रेडिक्शन आएगा कि उसी के अनुरूप आएगा, क्योंकि आपका भी एक विश्लेषण बहुत एक सटीक रहता है। रही बात केरल की, तो केरल में निश्चित तौर पर एक वहाँ एंटी इनकम्बेंसी की वो बयार चल रही है और कांग्रेस पार्टी वहां पर निश्चित तौर पर कम बैक करेगी और बहुत आपका आंकड़ा अच्छी बताइए। मेजॉरिटी से कम बैक। मैं कह रहा हूं कि 7:30 बजे के बाद तो मैं आंकड़ा बताऊंगा। एक आंकड़ा बताइए, आपको क्या लग रहा है केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जो है वो लेके आएगी? देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूं। मैं सीटों की, खासतौर से हमारे पास कोई ऐसा जादुई बटन भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह कि जो हम पहले ही पटकथा लिख करके घोषणा कर दे, और नतीजे भी अक्सर उनके जो वो घोषणा कर देते हैं, कई बार देखा है कि जो मैजिक बटन के सहारे वो घोषणा भी उनकी सच साबित हो जाती है। लेकिन हम तो जनता की जो आशीर्वाद के सहारे बोल रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद केरल का हमारे को मिलेगा और कांग्रेस अपना बहुत पूर्ण बहुमत की वहां सरकार ठीक है, उम्मीद अनुज जी ये मैं आपको है। सुन पैनल के पास से एक बार वापस चलेंगे, पूछेंगे कि बीजेपी को क्या इस वक्त आसाम में इस बार इतनी आसानी से जीत नहीं मिलने वाली है? हेमंत बिश्व शर्मा का रोल क्या है? अगर बीजेपी वापस आसाम में आती है तो क्या हेमंत बिश्व शर्मा उसके किंग मेकर होंगे? यह भी समझेंगे कि केरल में लेफ्ट को एज क्यों था पूरे चुनाव में, कांग्रेस पीछे क्यों थी, इनफाइटिंग क्यों थी। एक छोटा सा ब्रेक, पूरा पैनल प्रदीप भंडारी के साथ, और इंतजार करिए सिर्फ 7:30 का